साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। कई बार क्वेरी आती है आपकी कि मामला है धारा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। क्या क्या बिंदु विशेष हैं जिसका हमें ध्यान रखना है और किस प्रकार लड़ना है इस तरह के मुकदमों को। तो आज अपन एक जनरल बात करेंगे। आप जो भी अपना काम काज उसको त्याग दो फिलहाल 10 मिनट के लिए, और जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करने का प्रयास करो। देखिए, धारा 7 पीसीएट जो है एप्लीकेबल है केवल और केवल लोक सेवक पे। इसको आप अंडरलाइन कर लो। अगर आप एक प्राइवेट पर्सन है या आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है तो किसी भी रूप में आपको धारा 7 पीसीएट में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइवेट पर्सन जो है वो किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि धारा 7 कैसे होगी एप्लीकेबल? जब किसी व्यक्ति विशेष ने, जो कि लोक सेवक है, उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कोई अनड्यू एडवांटेज को ऑब्टेन किया या एक्सेप्ट किया या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन किया, तब जाकर के धारा 7 एप्लीकेबल होगा, अन्यथा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारे पास एट द इंसेप्शन एक टेस्ट आ गया टू फाइंड आउट वेदर सेक्शन 7 ऑफ पीसीएट विल बी एप्लीकेबल टू अस और नॉट। अगर आपके पास जो फैक्ट्स हैं उसकी लाइट में आप ये कहते हो कि मैं एक लोक सेवक नहीं हूं, देयर इज नो नीड टू वरी। आप पर किसी भी रूप में इन आइसोलेशन धारा 7 पीसीएट का चार्ज लग ही नहीं सकता, क्योंकि जो प्राइम इंग्रेडिएंट है, जो प्राइम एलिमेंट है, वो ही सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर हो गया आपने? वो कितना ईजी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो धारा 7 पीसीएट को लेकर है कि डिमांड जो है वो साइन क्वा नॉन है, क्योंकि ऐसा अनेकों ही जजमेंट आए हैं जहां पर लिखा गया है mere recovery of money, mere acceptance is not enough to prosecute the public servant for section 7 of PCA. डिमांड must be on record. पर डिमांड का मतलब ये नहीं कि डिमांड वेग हो, अनक्लियर हो, अनस्पेसिफिक हो। डिमांड होनी चाहिए क्लियर एंड स्पेसिफिक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द फैक्ट्स मस्ट बी कंसिस्टेंट, क्योंकि सिंगल एविडेंस पे अगर हम केस को तोल देंगे ना तो सजा फिर वैसे ही हो जानी है। हर एक पहलू को देखना होगा जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सके, और किसी भी पहलू में डाउट नहीं होना चाहिए। जहां भी डाउट घुस गया वहां हम फायदा ले जाएंगे। मैंने कई बार देखा है एमपी जोन के अंदर भी कि जब कोर्ट जो है फैसला करती है तो वो रिलाई करती है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे कि लोक सेवक ने पैसे की मांग करी, वो जिम्मेदार है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अदर सर्कमस्टेंसेस हैं उस पर हमें काम करना हो, और डेफिनेटली इसका फायदा मिल जाएगा, पर हमें स्टेप बाय स्टेप जो है काम करना है। तो जब भी कोई मामला हम पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, और खासकर बात है धारा 7 की, तो सबसे पहले ये देखिए कि डिमांड को लेकर के एविडेंसेस क्या हैं। आपको देखना होगा रिपोर्ट क्या दी है तकरारदार ने या आवेदक ने या परिवादी ने, उस पर क्या वेरिफिकेशन हुआ, क्या वेरिफिकेशन में आए फैक्ट्स और जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें आए फैक्ट्स में भिन्नता है या नहीं है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या सेक्शन 17A पीसीएट का कंप्लायंसेस भी किया गया है अथवा नहीं, क्योंकि मैं ये बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिर्फ केस जो है डिमांड का है, तो ऐसे सिनेरियो में एफआईआर या अग्रिम कार्रवाई से पहले जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका अप्रूवल लेना होगा। इफ देयर इज नो परमिशन, केस जो है मेड आउट नहीं होगा। इस बिंदु पे जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का रानी धान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का, जो कि प्रोनाउंस हुआ है वर्ष 2024 में। तो कुल मिलाकर के हमें एक बात जो है दिमाग में सेट कर लेनी है, डिमांड इज मस्ट। इफ देयर इज नो डिमांड तो वहां भी हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, एवरी डिमांड ऑफ मनी इज नॉट डिमांड ऑफ ब्राइब। ये स्पष्ट करना होगा कि लोक सेवक के पास एक लोक कर्तव्य था जिसका अनुचित निर्वहन करने के पेटे कोई अनुचित राशि की मांग की गई या उसे प्राप्त किया गया। जब तक इस तरह के अलामत या एविडेंसेस फाइल में नहीं है तो किसी भी रूप में सेक्शन 7 पीसीएट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो तत्व हैं वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, और वहां हम एक्विटल जो है क्लेम कर सकते हैं। इस बिंदु पे एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए एज ए रेफरेंस। जजमेंट है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट का डेट है 15 दिसंबर 2022। एक बार ध्यान रखिएगा कि जो मामले धारा 7 पीसीएट के हैं
उसमें हमारे अगेंस्ट जो है प्रिजम्पशन है, और ये प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ होता है धारा 20 में। पर प्रिजम्पशन कब ड्रॉ होगा? एट द स्टेज ऑफ ट्रायल, उससे पहले ड्रॉ नहीं होगा। और प्रिजम्पशन ड्रॉ करने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो फाइल पे होने चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्रिजम्पशन ड्रॉ हो गया तो प्रोसिक्यूशन के लिए काफी इजी रहेगा आपको कोर्ट से कन्विक्ट कराना। इसलिए प्रिजम्पशन को रिब्यूट करने के लिए आपको एक प्लॉजिबल डिफेंस जो है लेके चलना होगा। अगर सिर्फ डिमांड का केस है तो वहां पर प्लॉजिबल डिफेंस क्या हो सकता है कि मेरे पास काम पेंडिंग नहीं, देयर इज नो मोटिव टू डिमांड द ब्राइब। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें कहीं भी डिमांड जो है दिखाई नहीं देती। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन में जो है काट छाट है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसमें काट छाट है। And that's why with confidence we could say no effective conclusions could be drawn। जब भी निष्कर्ष ड्रॉ करते हैं तो सस्पेक्ट जो है दिखाई देता ही देता है। और वर्तमान में ये डिफेंस भी ले रहे हैं आरोपी कि कंसर्न जो वॉइस है हमारी है ही नहीं, हमारी आवाज जो है बनाई गई है और एआई टूल का जो है यूज किया गया। अगर कंसर्न प्राइवेट एक्सपर्ट इस बात को कंफर्म करता है तो वहां बेनिफिट जो है ले सकते हैं। तो हर एक चीज का वैल्यू है, इवन अगर मिसमैच भी है एश वैल्यू का, अगेन वी कुड टेक द बेनिफिट। ध्यान रखिएगा ऑफेंस जो है टेक्निकल है, तो तकनीकी मसले पर हम केस को जीत सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और आपको उस केस में संदेह क्रिएट करना है जिसको हम कहते हैं प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। तो ऐसा आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको प्रॉपर जो है अटेम्प्ट करने होंगे अपने डिफेंस को थ्रो करने के। आप लोग करते क्यों? जब भी होती है रिपोर्ट या एफआईआर आप लोग चुपचाप बैठ जाते हैं एंड यू वेट फॉर चार्जशीट। अब आगे चार्जशीट, यू वेट फॉर चार्ज। अब आ गया चार्ज तो यू वेट फॉर द ट्रायल। क्यों वेट करें? इफ यू आर इनोसेंट एंड यू आर हैविंग इफेक्टिव फैक्ट्स विथ यू, खंडन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप मुझे बताओ। खंडन नहीं करोगे तो वो फैक्ट सही मान लिए जाएंगे, जिसका एकमात्र रास्ता है टू फाइल द रिप्रेजेंटेशन और टू फाइल द मेमोरेंडम, जिसके लिए फाइल को रिव्यू कराओ। जो गलत बातें लिखी गई हैं एफआईआर में या रिपोर्ट में उसका खंडन करो। अगर कहता है परिवादी की काम पेंडिंग था पर आपका जवाब क्या काम पेंडिंग नहीं है, तो आप निवेदन करो आईओ से कि इस बिंदु पर जांच करें, डिपार्टमेंट जाए डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे ताकि आपका इनोसेंस जो है रिकॉर्ड पे रह सके। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का काम ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए प्रोसिक्यूशन के, उसको जांच करनी है पर दोनों एंगल से, ताकि इसका बेनिफिट जो है हम ले सकें। ये विशेष बात है, इसका जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई रिकवरी में हमसे देयर इज नो नीड टू वरी, रिकवरी है तो प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा धारा 20 पीसीएड का, प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा धारा 119 बीएसए का, मींस भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और प्रिजम्पशन को रिब्यूट करने के लिए वहां भी आपको देना होगा प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। नोट रिकवर क्यों हुए? नोट जो है रख गया टेबल पे, या नोट जो है फेंके मेरी तरफ, इतने में टीम आ गई मुझसे जो है पैसे गिनवाए। तो दीज आर द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन विच आर एक्सेप्टेड बाय इंडियन कोर्ट्स, जिस पर हमें जो है काम करना होगा। एक बार ध्यान रखिएगा कि जो फिनोप्सिलिन टेस्ट है वो एक कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। पर अगर रिकवरी है आपसे तो उसका मतलब आपने एक्सेप्ट किया है, क्लियर है बात है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको ये स्पष्ट करना होगा कि वो रिकवरी जो है वो गलत तरीके से, कोई भी आपका एक्सेप्टेंस जो है वो वॉलंटरी नहीं है, इन्होंने एविडेंस को जो है ग्राफ्ट किया है सो दैट यू कुड बी इम्प्लीकेटेड। इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि जब इनकी कस्टडी में आप लोग होते हो ये कन्फेशन जो है रिकॉर्ड कर लें या गलत फर्दे जो है तैयार कर लें। अगर ऐसा हुआ है तुरंत खंडन करो, नहीं करोगे आप ही मारे जाओगे। अधिकार तो है पर उसको टाइम से इंप्लीमेंट भी करना होगा। और इसके अलावा धारा 7 पीसीएड में एक महत्वपूर्ण चीज ये भी आती है कि सैंक्शन जो है रिक्वायर्ड है फ्रॉम द अथॉरिटी कंपिटेंट टू रिमूव यू फ्रॉम योर ऑफिस, जिसके लिए धारा 19 पीसीएड जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पर जो अथॉरिटी है वो टोटली बाउंड है टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट का नाम है सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल, जजमेंट है वर्ष 2013 का। और कम से कम जो अथॉरिटी है उसको अपना माइंड अप्लाई करना है। द सैंक्शन मस्ट नॉट बी वैज्ञानिकल और साइक्लोस्टाइल। अगर ऐसा है तो हम सैंक्शन को भी चैलेंज कर सकते हैं और इस पॉइंट पर जो एंटायर प्रोसिक्यूशन है उसको भी चुनौती हम दे सकते हैं। पर हर बार हमें काम करना होगा रिव्यू पे, मेक योर आर्गुमेंट मोर स्पेसिफिक, और कहते भी है ना रेज योर आर्गुमेंट नॉट वॉइस। तो इस पर जो है काम करो। तो मोटे मोटे डिफेंस क्या है कि काम जो है पेंडिंग नहीं है। जो स्टेटमेंट है कंसर्न विटनेसेस के उसमें है इनकंसिस्टेंसी। जो शेडो विटनेस है वो शेडो विटनेस नहीं, बेसिकली वो एक स्टॉक विटनेस है, मींस लगातार कई केसों में जो है काम आया है एज अ गवाह वो व्यक्ति विशेष। कई बार ये भी पॉसिबल है
कि सीडीआर में या कोलोकेशन में जो है वेरिएशन है, जिसके लिए आप 94 बी एन एस एस के तहत जो है आवेदन कीजिए और आपको निवेदन करना है कोर्ट से टू प्रिजर्व द एविडेंसेस, नॉट टू समन द एविडेंसेस। ध्यान रखिएगा, इस बिंदु पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसके अलावा जो भी डिमांड है, जो भी एक्सेप्टेंस है, इट मस्ट बी वॉलंटरली। अगर डिमांड या एक्सेप्टेंस जो है वॉलंटरी नहीं है या सजेस्टिव डिमांड जो है दिखाई दे रही है, फैक्ट्स में जो है इनकंसिस्टेंसी है और बात बात पे वर्जन जो है चेंज कर रहा है परिवादी, तो वहां हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी हैं रिगार्डिंग सेक्शन 7 और पीसीएड। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।